नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। आज बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां अलीगंज इलाके में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सवाल ही सवाल नजर आ रहे हैं और जवाब कुछ भी नहीं है। जहां आग की लपटों में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और अब इस पूरे मामले में लापरवाही की परतें एक एक करके खुलने लगी है। हादसे के बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक कोचिंग सेंटर में इतनी भीषण आग कैसे लगी और क्या सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखिया की गई। जानकारी के अनुसार इस बिल्डिंग में हुई लापरवाही कोई आज की नहीं है, बल्कि बीते 10 साल पुरानी है। 2016 में ही इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया था। बिल्कुल सही सुना आपने कि 2016 में ही इसे गैर कानूनी निर्माण के कारण गिराने का आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ 2 महीने के भीतर 2016 में सिर्फ 2 महीने के भीतर से भी कम समय में उस आदेश को वापस ले लिया जाता है। एलडीए का कहना है कि अलीगंज की उस इमारत को नियमों के उल्लंघन को लेकर के एक बार फिर से गिराने का नोटिस जारी किया गया, जहां पर सोमवार को आग लगी थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर लिया गया है, जिसने जांच भी शुरू कर दी है। टीम ने बिल्डिंग से जुड़े सभी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही घटनास्थल का दौरा भी किया जाएगा। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की चर्चा तेज है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा है आज सबके सामने वो यही खड़ा है कि 10 साल पहले 2016 में जब ये कह दिया गया था कि ये बिल्डिंग नियमों के अनुरूप नहीं बनी है तो इसे गिरा देना ही उचित है, तो फिर उस वक्त 2 महीने के भीतर भीतर क्या हुआ ऐसा कि एलडीए ने अपने उस नोटिस को वापस खींच लिया। 2016 में अगर इस पर उचित तरीके से कार्रवाई होती तो 2026 में शायद ये आगजनी की घटना नहीं होती, 15 परिवारों ने अपने चिरागों को नहीं खोया होता। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई है, एसआईटी का गठन हो गया है, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, 4 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं, बिल्डिंग गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल वही कि इन 15 जिंदगियों का जिम्मेदार आखिरकार कौन था। 2016 में जब इस पर कार्रवाई होनी थी तो क्यों नहीं हुई? कौन वो लोग थे जिन्होंने एलडीए के ऊपर दबाव बनाया या एलडीए ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे करप्शन का कोई कनेक्शन है? सपा कार्यकाल के दौरान ही इस बिल्डिंग को लेकर के नोटिस जारी किया गया था। अब सवालों में उस समय के अधिकारी और प्रशासन है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसके पीछे लापरवाह पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन आज का सच हमारे सामने है। कल रात से जो जिम्मेदार लोग हैं 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। जब 6 जून को ये आदेश हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी इस तरीके की कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या लाइब्रेरी हैं, उनकी जांच की जाए, क्या वो मानकों पे पूरा बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो ये ड्राइव चल कहाँ रही थी? सिर्फ कागज़ पे आदेश हो गया, कागज़ पे ही ड्राइव चल रही थी। उन 18 परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे वहाँ पर चल करके मृत्यु हो गई। परेशानी ये है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक अमला है उनके रग रग में करप्शन भर गया हुआ है। तो 10 साल पुरानी अनदेखी किस तरीके से भारी पड़ी है वो जरा देख लीजिए, समझ लीजिए इन तस्वीरों के माध्यम से। 2016 में अवैध निर्माण पकड़ा गया, अवैध निर्माण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 10 मई 2016 को अवैध निर्माण को गिराने का आदेश हुआ। 5 जुलाई को सब कुछ परिवर्तित हो गया और अवैध निर्माण को गिराने का जो आदेश था वो हटा लिया गया। लेकिन सवाल वहीं पर अभी भी लोगों का अटका हुआ है कि आखिरकार उस आदेश को वापस क्यों लिया गया है। लखनऊ अग्निकांड में मरने वाले लोगों के परिजन अपना दर्द बयां कर रहे हैं, किस तरीके से वो फूट फूट करके रो रहे हैं, जरा देखिए। दुखद घटना है और शब्द नहीं हम लोगों के पास में। कुछ ही मीटर की दूरी पर मेरा घर है और हम सब लोग बचपन से उसको जान रहे थे। बहुत ही परिश्रमी और सबके प्रति उसके जो संस्कार आचरण बहुत ही अच्छे थे। बस खाने 1 बजे हो गए। और ये कौन थे आपके? आपके पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हाँ, यहीं पे काम करते थे वो एनिमेशन से पढ़ाई किया, यहीं पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग काम करते थे। और ये कब से काम कर रहे थे यहाँ पे? लास्ट 2-3 साल से काम कर रहे थे।
हाँ, हम लोग मित्रवत थे। हम लोग मतलब जब भी दोस्त थे, मतलब जब भी आता था वो लखनऊ से बिस्वा, तो हम लोग बैठते थे, बातचीत होती थी। अभी कुछ दिनों पहले ही एक शादी में मुलाकात हुई थी हम लोगों की, और वहीं उसका बात करने का एक अंदाज। मेडिकल की सुविधा मिलनी थी। अगर भविष्य में ये तीनों व्यवस्था 100 नंबर से मिलनी थी, ये 100 नंबर से अगर तीनों व्यवस्था जोड़ देते तो एक फ़ोन मिलाना पड़ता और अपनी परेशानी बताते तो वो मदद होती। और शहरों में ये तय किया गया था कि 3 मिनट से लेकर के 4 मिनट में पुलिस पहुंचेगी। और आप पता कर लें जहां पर ये घटना हुई है वहां 112 या 100 नंबर की गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट की दूरी पर रही होगी, क्योंकि इनका फ़ोन ही नहीं उठा। और जो फ़ोन उठाने वाले थे, जिन्होंने सबसे पहले चीख सुनी, जिन्होंने सबसे पहले परेशानी को सुना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार संवेदनशील नहीं है। इनके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। और कहीं पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। SIT का मतलब है शेयर उन्हें मिला कि नहीं मिला। एस फॉर शेयर। और अभी सुनने में आया है चांदी की सिला गायब है, पता नहीं कितने किलो की थी। सिंधी समाज के लोग बता रहे हैं 200 किलो की चांदी गायब है। बताइए आप, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? हम उस मंदिर के सवाल पर और चंदे के सवाल पर फिर कभी आपसे बात करेंगे। तो कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। चर्चा की शुरुआत करूंगी, उसके बाद देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अशोक यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक है, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, सूरज प्रकाश बत्रा फायर सेफ्टी एक्सपर्ट, सुशील तिवारी के साथ हमारे सहयोगी के साथ मौजूद है। सुशील तिवारी का सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ। सुशील, आप वहीं पर घटना स्थल पर मौजूद है, अभी वहां पर क्या हालात है? फॉरेंसिक की टीम वहां पर गई, उसके बाद क्या अब आगे? बिल्कुल मीनाक्षी, आज यहाँ पर दिन भर फॉरेंसिक की टीम और जो इसके अलावा SIT टीम यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर इसको सील किया गया। भवन देख सकती हैं जो अवैध तरीके से बना था, और इस अवैध तरीके के जो भवन बनाया गया वो देख सकते हैं आप सामने। एक सीढ़ियाँ दिख रही हैं, बस सिर्फ एक ही रास्ता था। ये देखा जाए मौत का जो पूरा चैम्बर था, क्योंकि पूरी तरीके से बंद था। जो यहाँ से सिर्फ एक रास्ते से ऊपर जाते थे, और सामने ऊपर सीढ़ियाँ दिख रही हैं। ऊपर सीढ़ियाँ दिखने के साथ साथ जो पूरा बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं इसमें कोई और रास्ता नहीं था, और ऊपर भी छत के जाने के लिए कोई रास्ता खुला नहीं था, वहाँ भी ताला बंद था। और आप देख सकते हैं ये पूरा मौत का चैम्बर था, क्योंकि शीशे से पूरा बंद था, और ये अवैध बिल्डिंग थी। इसको 2016 में मई में FIR भी दर्ज हुई थी। FIR दर्ज होने के बाद इसको अवैध घोषित करते हुए इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश हो गए थे। ये उसके बाद लगभग 10 जुलाई को LDA ने ध्वस्तीकरण के जो आदेश थे वो रद्द कर दिए। और कहीं ना कहीं इसमें जो मिली भगत की बात है, और जिस तरह समाजवादी पार्टी शासनकाल में घटना हुई, जो ध्वस्तीकरण होना चाहिए था उस टाइम पर ध्वस्तीकरण ना करके बल्कि उसको ख़त्म किया, तो ये उस समय की बात है जब समाजवादी पार्टी सरकार थी। तो आप देख सकते हैं जो पूरा यहाँ पर जो दिख रहा है, स्थिति बहुत ही ख़राब दिख रही है, क्योंकि ऊपर से जब बच्चे कूदे हैं और कुछ लोग तार पकड़ के नीचे उतरे हैं, और पूरा बहुत ज़बरदस्त आग लगी थी। और उस आग के दौरान तमाम जो बच्चे प्रयास कर रहे थे निकलने का, उन्होंने फ़ोन भी किया, पुलिस थाने में फ़ोन किया, उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 15 बच्चों की इसके अंदर दम घुटकर मौत हो चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर CM, फिर राजनाथ सिंह, फिर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, योगी जी सब यहाँ पर आए, सबने संवेदना व्यक्त की है और बड़ी कार्रवाई करने। जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि शुरुआती तौर पर जब वहाँ पर आग लगी थी, तो क्या सूचना जल्दबाजी में नहीं पहुँचाई गई फायर सेफ्टी तक, जिस वजह से वहाँ पर पहुँचने में देरी हुई? हुआ क्या था?
देखिए ऐसा है कि इसमें जो फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया गया और लेकिन यहाँ रास्ते में आते आते तब तक बहुत जल्दी सब घटना हुई है। लगभग 20 से 25 मिनट में तब तक जब तक कि गाड़ियाँ पहुँची हैं तब तक बच्चे ऊपर से कूद रहे थे, कोई अंदर दम घुटने की वजह से मरने के लिए मजबूर था। उन लोगों ने फ़ोन भी किया, अपने घर फ़ोन किया, अपने माता पिता को फ़ोन किया और लेकिन माता पिता भी मजबूर थे, वो क्या कर सकते थे। पुलिस को फ़ोन किया, जब तक पुलिस पहुँचती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और 15 जो छात्र छात्राएं थी उनकी मौत हो गई थी। बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे क्योंकि यहाँ पर ऊपर एनिमेशन सेंटर था और यहाँ नीचे पेट क्लिनिक था। तो यहाँ तक कि जो लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है, वो भी राजधानी में, कि जहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी बिल्डिंग है, वहां पर एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है नियमों को एकदम ताक पर रख करके। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे तमाम प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, अखिलेश यादव जी की हमने एक बाइट चलाई जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार संवेदनहीन है, सरकार में अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो फिर 2016 में क्या हुआ जब ये बिल्डिंग अवैध घोषित कर दी गई, इसे गिराना था, मई में ये आदेश जारी कर दिए गए और फिर जुलाई होते होते वो आदेश वापस ले लिए गए, क्यों? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं उन छात्रों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और चूंकि ये राजनीति का विषय नहीं है और मैं भी यही निवेदन करूंगा आपसे कि कृपया इसको राजनीति में न घसीटें। अगर पूर्ववर्ती सरकार की सवाल आप खड़ा कर रही हैं तो लगभग 10 साल होने जा रहा है और ये 10 वर्षों में इस सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की, ये सवाल नहीं बनता है। वहां पर फायर ब्रिगेड के आने में लगभग 2 घंटे क्यों लग गए? और जो कोचिंग सेंटर जो चल रहा था, क्या ये 2017 के बाद वैध घोषित हो गया था? 2007 जब से योगी जी की सरकार आई, क्या तब से ये जो कोचिंग सेंटर था, ये बिल्डिंग थी, ये अवैध से वैध घोषित हो गई थी? ये सवाल यक्ष प्रश्न है। और सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं है, एक कोचिंग सेंटर की बात नहीं है। दिल्ली में 5 जून के दिन क्या हुआ, होटल, वहां भी समाजवादी पार्टी सरकार थी। अभी इसके पहले जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारे छात्रों के साथ, छात्र नीट के पेपर लीक होने से आत्महत्या कर रहा है, छात्र कोचिंग सेंटरों में इस तरह से उसकी जान चली जा रही है। तो छात्र नौजवान को लेकर के सरकार में क्या हो रहा है? आज हमारे अभिभावक रो रहे हैं, सबके आंखों में आंसू है इस तरह की चीजों को लेकर के। वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां पर फायर वाले थे, जो वहां पुलिस वाले थे, जो वहां एलडीए वाले थे, जो वहां लोकल यूनिट थी, क्या ये सब समाजवादी पार्टी को रिपोर्ट कर रही थी आज की डेट में? ये सब लोग क्या कर रहे थे? आप बड़े मतलब स्मार्ट तरीके से बात को खेल रही हैं कि समाजवादी सरकार में 2016 में हुआ। तो 10 सालों से योगी सरकार क्या कर रही है? लूट के अलावा क्या कर रही है? देवेंद्र जी, आपका जवाब। हर जगह लूट, देवेंद्र जी देंगे आपकी बात का जवाब। मीनाक्षी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। थोड़ी सी आवाज मुझको अच्छे से मिली नहीं, क्वेश्चन दोहरा दीजिए एक बार। बिल्कुल, आपने मुझे लगता है अशोक यादव जी की तमाम बातों को सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं कि 10 सालों में क्या आपने बिल्डिंग को वैध घोषित कर दिया। दूसरा, वो ये भी पूछ रहे हैं कि आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और ये तमाम चीजें जो आपको रिपोर्ट करती है वो वहां पर समय पर क्यों नहीं पहुंची, 112 समय पर क्यों नहीं पहुंची? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो घटना, इसके प्रति जो है संवेदना प्रकट करता हूँ कि ये बहुत दुखद घटना है और उन परिवारों के प्रति, बच्चों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के प्रति ये गहरी संवेदना है कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे को झेलने की। ये बड़ी घटना हुई है। उस घटना पे जो है सरकार गंभीर है। सरकार ने जो काम किया जा सकता है वो तुरंत किया है। वो सारी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी इतने कम समय में, कभी पहले मुख्यमंत्री इससे बड़ी घटनाओं पर नहीं पहुंचे, लेकिन प्रोग्राम छोड़कर वो जितनी स्पीड से जा सकते थे वो भी गए हैं और जो कार्रवाई तत्पर तरीके से जितनी स्पीड से हो सकती थी वो की गई है। वो शासनिक और प्रशासनिक अमला वहां मौके पर गया है, सारी जांचों के साथ तुरंत इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि वहां अधिकारियों से लेकर जो जो सस्पेंड जिनकी चूक थी उनको भी किया गया है। और अरेस्टिंग, देखिए अरेस्टिंग पर भी मैं बड़ी बात ये कहूंगा कि अब ये इसमें राजनीति करने का वो नहीं है, क्योंकि आज अशोक जी के पास मौका है, वो तो बिल्कुल ठोकेंगे। अखिलेश जी मुस्कुरा कर जो है इसको घटना को भुना रहे थे, वो भी ठोकेंगे, तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आज ये संवेदना की बात है, आज ये गमगीन माहौल है। आज सरकार के जो कर सकती है, सबसे पहले उन परिवारों के लिए जो बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे, उनके प्रति हमारी ये गहरी संवेदना है। दुख है कि उन्होंने चाहकर भी नहीं बचा पाए हैं
तो ये आगे किस तरीके की ये घटनाएं घटी हैं, अब किसने क्या किया है, ये जांच लेकिन का जो सवालों विषय के है जवाब चल तो रहा आपसे है। मांगे जाएंगे ना देवेंद्र जी की 112 वहां वक्त पर क्यों नहीं पहुंची? फोन तो कर दिया देखिए गया था बिल्कुल समय पर। मैं ये कहता हूं कि जहां जहां चूक रही है, जो हमने कमेटी की भी बात की है कि एसआईटी गठित की है, चाहे 112 हो या कोई अधिकारी हो, मैंने जो बात कही है आपको बड़ी, मैं यही कह रहा मीनाक्षी जी कि हमने वो तुरंत कार्रवाई की है। सबसे पहले सस्पेंशन की जो बात आई है वो हमने सस्पेंड कर दिए हैं, वो टर्मिनेट हुए हैं अधिकारी जिनकी चूक रही है। दूसरी बात, अरेस्टिंग में हमने बहुत स्पीड दिखाई है। तीसरी 112 की या अदर्श कोई चूक रही है तो उसमें भी बड़ी कार्रवाई होगी, नजीर के तौर पर देखा जाएगा। अब रही अखिलेश की बात या किसी की बात की कौन क्या करता है, ये अखिलेश और नहीं तो वो थे ये सब भी जिन्हें काटने के लिए समय लग रहा है। ये सब चीज उन्हीं के तो करे हुए हैं अनैतिक काम। जिस तरीके से जब होते हैं तो ये लोग आते हैं और उस पर जो है अपना राजनीति सेक कर निकल जाते हैं। जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। पूरा प्रयास ये करती है कि हम सारी चीजें जो है उन्हें व्यवस्थित तरीके से लेकर चलें। जहां हमें कमियां मिलती है, खमियां मिल रही हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर ठीक किया जा रहा है। यही प्रयास है सरकार का, यही काम है। लेकिन जो सवाल हो आप उसे पूछ सकते हैं तथ्य के साथ। आपको कहीं कमी लगती है उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। आप कानूनी रूप से भारत के लॉ के अनुसार भी बात कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ अगेंस्ट जाकर भी कोर्ट तक भी उसका भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो आपका काम है वो कर सकते हैं, लेकिन छोटी मानसिकता की राजनीति ना की जाए, खासकर ऐसी घटनाओं पर। ठीक है जिस संजीव पर जो है कौशिक आप जी, आकर करते हैं। राजनीति नहीं चाहे होनी वो राम चाहिए मंदिर फिर ये का चंदा 15 हो चाहे आज की घटना हो। संजीव कौशिक जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन 15 परिवारों ने अपने मासूमों को खोया है उन्हें क्या जवाब दिया जाए फिर? मीनाक्षी, 2 दर्जन विदेशी लोगों समेत दिल्ली में लोग जल के मर गए। आज लखनऊ में ये हालात हैं। अब इस पे राजनीति ना हो तो किस पे हो? राजनीति करने से आपको परहेज क्यों है? राजनीति करने का मतलब केवल सत्ता पर बैठने के लिए यदि हो तो मत कीजिए राजनीति। यदि गरीबों के लिए, यदि ऐसे मजलूमों के लिए, यदि वो लोग जो जल के मर गए जिनके बच्चे चले जाए उसके लिए यदि कोई विपक्षी पार्टियां खुल के बोल रही है तो इस पर राजनीति न करे तो किस पे करे? सवाल यह है कि सवाल पूछा किससे जाए। रिपोर्ट में तो ये दिखाया जा रहा है गोया अखिलेश यादव की कमी रह गई हो। कोई बताएगा हमें कि 3 कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 3 साल के बाद में नवीनीकरण कराना पड़ता है फायर डिपार्टमेंट से, और जो कमर्शियल नहीं होते हैं, सामान्य घर होते हैं, उनके लिए 5 साल की अवधि है। सोई थी सरकार, भांग खा के सोई थी क्या? इसके बाद में आप बुलाइए, जांच करवाइए, तमाम तरह की बातें जो होती है वो होती है। हमारे नियत पे संदेह न किया जाए, हम बड़े ईमानदार हैं, बख्शेंगे नहीं वैसे लोगों को जिन लोगों ने कोताही बख्शी है। कहां से लाएंगे? 15 की जिंदगी लौटा दीजिए आप। मर जाने के बाद में निश्चित तौर पे आप चले जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे और सहानुभूति के 2 बोल बोलेंगे, टीवी पर आएगा। लेकिन जिनके बच्चे मर गए उनका क्या? कहां थे आप? क्यों नहीं कार्रवाई पहले की? एक के बाद शुरू होता है तो उसके बाद में जब तक कुछ लाशें नहीं गिर जाती तब तक सरकार को यह बात समझ में नहीं आती। क्या मतलब होता है डबल इंजन की सरकार का? क्यों आप लगातार कहते हैं कि जो सरकार केंद्र में है वही सरकार राज्य में हो जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? यही दिन देखने के लिए गुस्से से आदमी आग बबूला है। कम से कम उस बच्चों के माँ बाप के बारे में कोई सोचे। कल्पना कीजिए हमारे और आपके घर के बच्चे होते तो क्या होता? खून खोलता या नहीं खोलता? बैठ करके मीठी मीठी बातें टीवी पर बैठ कर करे। सरकार कर क्या रही है? अब इसके बाद में जांच बैठेगी, एसआईटी बैठेगा, कमेटी बैठाई जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सूली पर उसको चढ़ा दीजिए आप। उसके बाद में 15 लोगों की जिंदगी वापस कर दीजिए, फिर मुआवजा देंगे। यही देश की जनता है, यही देश की जनता भुगत रही है चारों तरफ पूरे विश्व में। अरे कहां थे आप जिस समय आग लगी थी? आप बताइए आज के डेट में ब्लिंकिट, जोमेटो फलान टिमकाना ढिमकाना, आप मोबाइल पे ऑर्डर करते हैं 15 मिनट में गर्म पिज्जा घर में पहुंचता है 15 मिनट के अंदर में। नवीन जिंदल और जी, वहां पे अब तो पहुंचने सवाल पूछे जाएंगे और अब तो बहुत जगह पर ताले लगने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर समय रहते ये सब कुछ हो जाता तो शायद 15 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। 40 जगहों पर अब जाकर के ताले लगे। सही कह रहे, समय पर ही होना चाहिए था। और आज ऐसा नहीं कि कोई भी आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, उसको नाराजगी नहीं है, दुख नहीं, सबको दुख है। लेकिन राजनीति, अभी सब के सब कह रहे राजनीति नहीं करनी चाहिए, कह रहे राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति का पैमाना क्या है? यानी पिछली सरकारें जो फैसले करके चली जाए, अगली सरकार आकर के उन्हीं की जांच करती रहे सारी की सारी। कोई नई योजना परियोजना कोई लागू ही ना करे, सिर्फ पुरानी जो योजना जिसको अप्रूव कर गई है उसकी जांच करे। कैसे अप्रूव किया, कौन लोग थे, करो ना सब पे मुकदमा दर्ज। चाहे उस समय का एमएलए हो, एमपी हो, कॉर्पोरेटर हो, सब पर मुकदमा हत्या के तहत दर्ज होना चाहिए। और दूसरी बात, जब सरकारें दिल्ली की बात अभी कर रहे थे मेरे से पहले वाले वक्त, तो दिल्ली के अंदर आप जब कहते हो कि इंक्रोचमेंट हटाने जाओ तो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है, धरना देती है।
कि क्यों इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं? गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब इंक्रोचमेंट हटता है, बुलडोजर चलता है, समाजवादी पार्टी धरना देती है, प्रदर्शन करती है कि नहीं, इसमें गरीबों के मकान, रास्ते साफ नहीं होने चाहिए, कहां जाएंगे? और रास्ते साफ नहीं होंगे तो गाड़ियां कैसे जाएंगी? फायर ब्रिगेड कैसे जाएगी? एम्बुलेंस कैसे जाएगी? लोगों के लिए मतलब आप एनक्रोचमेंट हटाओ तो नहीं, हम उसका विरोध करेंगे, एनक्रोचमेंट रहे तो उसका विरोध करेंगे। समय पर गाड़ियां नहीं पहुंचे, सड़क जाम इनके लोग करें तो भी समस्या होगी। तो इस प्रकार की राजनीति का पैमाना क्या बचा आज के समय में? कोई तय करेगा क्या? हमें संवेदनशील होना चाहिए, लोगों की जान जा रही है। ऊपर से अखिलेश यादव जी एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे और वो कह रहे हैं एसआईटी का मतलब लूटपाट। एसआईटी का मतलब इतने बड़े सीनियर लोग, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट बनती है, टीम बनती है जांच के लिए, उसकी मजाक उड़ा रहे, बकवास उड़ा रहे। आप किसी सिस्टम पर विश्वास ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे एसआईटी पे में विश्वास नहीं है, कोर्ट पे में विश्वास नहीं, सरकार पे में विश्वास नहीं है, इस पर विश्वास करेंगे। जिन लोगों को आप परमिट करके, जिस बिल्डिंग को गिरना था उस बिल्डिंग को आपने अप्रूव कर दिया, उसको मंजूरी दे दी, रूटीन में उसका केवल जो एक्सटेंशन है 3 साल बाद, जैसे बोला था कि केवल उसको रिन्यूअल होना है, वो रिन्यूअल होता चला गया, रूटीन में हो रहा है, लेकिन आपने अप्रूव कर दिया। किस आधार पर अप्रूव किया? जिन लोगों ने अप्रूव किया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज देश के अंदर बच्चे जा रहे हैं और आप राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने देखा नीट की बात कर रहे थे, वो लोग नीट के अंदर प्रदर्शन करे, 4 बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, कांग्रेस धरना दे वहां पर, 4 बच्चे पहुंच नहीं पाए, रास्ता जाम ब्लॉक करके रख दिया। एक तरफ बात करते देश का प्रधानमंत्री 45 मिनट एयरपोर्ट पे इसलिए बैठे रहे कि कहीं वो जाएंगे तो बच्चों को नीट के एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम ना हो। मतलब आप जो है संवेदनशीलता आपके अंदर बची नहीं है क्या? राजनीति का कोई पैमाना होना चाहिए ना भाई। अच्छा, अशोक यादव जी से बात में मैं जवाब ले लेती हूँ कि अशोक यादव जी, अगर 2016 में इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था तो किसके दबाव में वो फिर वापस ले लिया गया? वो नोटिस हुआ क्या था उस वक्त? देखिए मीनाक्षी जी, वो पुरानी बात 2016 की है, उसको मैं अभी देखा नहीं हूँ कि क्या इशू था, लेकिन सवाल जो आज की डेट में है कि अगर 2016 में अगर उस समय के अधिकारियों ने कोई गलती की तो आज 10 साल हो गया। 10 साल में क्या ऐसा किसी अधिकारी ने या एलडीए ने या जो डबल इंजन की सरकार ने, जैसा कि कौशिक जी ने बताया कि उसका रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल के समय भी बाकी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, सारी चीजों का रिव्यू होता है, उसके बाद रिन्यूअल होता है। ऐसा था कि नहीं कि आंख पे पट्टी बांधा और साइन कर दिया रिन्यूअल का, ऐसे नहीं होता है ना। रिन्यूअल का भी एक प्रोसेस होता है ना। तो रिन्यूअल की प्रोसेस को क्या सरकार ने कैसे उसको रिन्यू किया, ये सवाल नहीं बनता है। ये तो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से अमानवीयता की पराकाष्ठा है जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बता रहे हैं। बच्चे मर गए, 15 घरों के चिराग बुझ गए और यहाँ पर बेशर्मी की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव सरकार में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया, कम से कम आप लोगों को शर्म से पानी हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए कि हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से, हमारे सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से इस तरह का घटना हो रही है। आप कि अभी कौशिक जी ने दूसरी बात भी कही कि क्या ऐसा कारण है कि वहां पर एम्बुलेंस के पहुंचने में, पुलिस के पहुंचने में इतना समय लगा कि हमारे बच्चों को बचाया नहीं जा सका? क्यों ऐसा हुआ? क्या वहां पर ट्रैफिक या मतलब कोई इंक्रोचमेंट था? ये बताना चाहिए। पुरनिया चौराहे पे जहां पे घटना घटी है, मैं व्यक्तिगत तौर से वहां पर जानता हूं, देखा हूं कि वहां पर कोई इस तरह का इंक्रोचमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर आराम से गाड़ियां आती जाती हैं। तो ये इस तरह का ट्रैफिक को लेकर के, इंक्रोचमेंट को लेकर के उसके पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है कि इंक्रोचमेंट की वजह से गाड़ियां नहीं पहुंची। ये भी एक बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी ने अभी लखनऊ में उत्तर प्रदेश से अतिक्रमण हटाने का, बुलडोजर चलाने का विरोध क्यों किया? विरोध प्रदर्शन क्यों किया था? इतना गिर के राजनीति करना ठीक नहीं है। आप राजनीति कर रहे हो, बच्चों में आप लोगों की जाने जा रही है नहीं, लेकिन ये पुरानी राजनीति की वजह से मिला हुआ रिजल्ट भी तो है अशोक जी, ये भी तो मानिए। नवीन जिंदल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए बुलडोजर निकलते हैं तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी आड़े आ जाती है? इंक्रोचमेंट प्रदर्शन किया है और मैंने कहा सबके सामने इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कोई भी दल कभी नहीं विरोध करता है। कोई भी दल नहीं विरोध करता है। विरोध किस बात का होता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो क्या वो जो प्रदर्शन कर रहे थे वो गलत है? आज कोई अपराध होता है और समाजवादी पार्टी हो जाता है। बोलिए, इस बात का विरोध है। विरोध किस बात का है
सिर्फ इसी बात का है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में सम्मिलित पाया जाता है, अगले दिन उसकी प्रॉपर्टी इनवैल्यू मतलब इंक्रोचमेंट में आ जाती है, जी ये घोषित हो जाती है। जिन उससे पहले लोगों वो का वह मार्केट से इंक्रोचमेंट हटाने का विरोध समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, वो सबके सब भ्रष्ट है, निकम्मे थे, नकारे थे, आप ये कहिए। अरे वही ना, आपको हमको तो आनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं आनी चाहिए, आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, बस नहीं है। लेकिन हम लोग शर्म का लबादा ओढ़ करके बैठेंगे, आप लोग नहीं बैठेंगे। आप तो बेशर्मी से बोलेंगे, आप लोगों को परमिशन देंगे तो भी बेशर्मी से बोलेंगे, आप लोगों को जो जलने वाली भट्टियां उसको जला करके रखेंगे तो भी बेशर्मी से बोलेंगे। फ्रेम चला गया, लेकिन संजीव कौशिक जी, जनता इनके ऊपर थूक रही होगी कि हमारे बच्चों के जनता थूक रही है। देखिए आप सोचिए, कमरे में बैठ के निशिता बाहर निकलिए और सोचिए, जांच करने वालों को भी क्या होगा कि ये कुछ नहीं है। आपकी जनता किसमें थूक रही है, मुझे कहने का चिंता नहीं है। अच्छा, अगर ये अवैध थी तो 2016 में बुलडोजर वाली कार्रवाई तब भी वहां पर की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। अब देवेंद्र जी जरा ये बताइए, अगर 2016 का इतना जिक्र हो रहा है तो आपकी तो एसआईटी अब जांच कर रही है इस पूरे मामले में, तो 2016 के वो अधिकारी, वो नेता, क्या उनके नाम भी सामने लेकर के आ पाएंगे आप लोग, जिनकी वजह से ये बिल्डिंग अभी तक बनी रही और 2026 में जाकर के ये बड़ा हादसा हो गया वहां पर? मीनाक्षी जी, ये क्वेश्चन आपका जो मिला मुझे बहुत शानदार और बड़ा क्वेश्चन है। इस पर बहुत शानदार प्रतिक्रिया ये आपको मैं देना चाहूंगा, विश्वास के साथ देना चाहूंगा कि आप इसमें चाहे डिबेट दोबारा भी रख लेना, कि हमारी जो सरकार की क्वालिटी है वो यही है कि एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, और उसे चाहे कहीं तक छिपा लेना, चाहे वो अखिलेश यादव का करीबी हो, चाहे वो समाज है कि एक भी व्यक्ति फंसेगा नहीं, जुड़ा हुआ हो। तो ये जो बिल्डिंग बचाई गई थी ना, ये बिल्डिंग उन्हीं लोगों की बचती है नहीं फंसेगा, पार्टियों की दलाली करते हैं, जो अशोक जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो थाना चौकी चलाते थे, जिनके यहाँ डीएम आरएसपी आकर सलामी मारते थे, उनको नोटिस नहीं होता था। उन्हीं के बोए बीज और उन्हीं की फैलाई गंद को साफ करने के लिए आज हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। और सफाया इसलिए कह रहा हूं मैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो इस तरीके की अनऑथराइज्ड घटनाएं हो, वो सब इन्हीं की हुई हैं। उनको साफ करने में समय लगता है। बीमारी जब फैल जाती है तो उसका ऑपरेशन तक होता है, और वो ऑपरेशन चल रहा है, वो ऑपरेशन बिल्डोजर माध्यम से चल रहा है। जिस बिल्डोज को लेकर ये बार बार चिल्लाते हैं, वो जिंदल सर ने क्लियर कर दी, वो बिल्डोज ही इसका इलाज है। और ये इस तरीके की बातें करते हैं आकर चैनल पर बैठकर, शर्म आनी चाहिए। अरे इनके प्रवक्ता और इनके नेता हंस हंस कर बात कर रहे हैं इतनी बड़ी घटना पर। आप जो है आपदा में भी जो है क्या ढूंढ रहे हैं, बताइए मुझे। आपदा में भी अवसर है, कितनी शर्म की बात है। आज आप अच्छा क्वेश्चन नहीं दोहरा सकते, आप किसी की गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहे, आप कोई जांच की मांग नहीं कर रहे। आज भी आप जो कुछ मांग रहे हो सिर्फ वो सुरक्षा मांग रहे हो कि अगले वाले जो क्रिमिनल्स हैं, जो इन्होंने ये काम किया, वो बचने चाहिए। यही आपकी मानसिकता अशोक जी आपको और आपकी पार्टी को धीरे धीरे खत्म कर रही है, उनकी तरह खत्म कर देगी। समाजवादी पार्टी का नाम और निशान मिटने वाला है 2027 में। इस वजह से ही आप बेवजह की बातों को भी, बेवजह की घटनाओं को भी इतना बड़ा राजनीतिक रूप देते हैं कि जो काम करना चाहिए उसे भूल जाते हैं। जिन लोगों की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए उसे नहीं लड़ पाते हैं, और बेवजह की लड़ाई आपकी चैनल पर आकर या डिबेट में आकर लड़कर निकल जाते हैं। 15 परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, जिम्मेदारी तो संजीव कौशिक जी किसी ना किसी को लेनी होगी, लेकिन इंतजार तब तक का क्यों करते हैं कि जब कोई घटना हो जाएगी उसके बाद हम सवाल पूछ लेंगे? हमने सवाल पहले क्यों नहीं पूछे? मीनाक्षी, 15 बच्चे मर गए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट का पेपर कैंसिल हो गया, 2 दर्जन बच्चे आत्महत्या कर लिए, उस पर सवाल पूछे तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसानों की बातों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बुजुर्गों के बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल मत पूछिए, सवाल किससे पूछा जाए? सवाल यह है कि आप अपना घर एक बनाने जाए और 1.5 फीट का यदि छज्जा निकालना है और 3 फीट निकाल के देखिए कैसे मुस्टंडे 4 आपको एमसीडी के कर्मचारी आके तन के खड़े हो जाते हैं। और यदि आप निकाल के रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है, सबको पता है कि कैसे होता है। आप आंख मूंद करके सीधे कि बिल्ली चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सारा सिस्टम करप्ट बना हुआ है, सारे लोग इसमें मिली भगत कर रहे हैं, सब चढ़ावा चढ़ता है और सबको पता है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कम से कम जहां बच्चों का भविष्य हो, जहां आपके हमारे घर के बच्चे भविष्य के कर्णधार हैंगे, और कम से कम इस मुद्दे पर संजीदगी से ये बात होनी चाहिए कि आगे कोई इस तरह की दुर्घटना न हो।
कब तक इंतजार करते रहेंगे कि हमारे घर के बच्चे जब तक इस तरह से जल के मरेंगे नहीं तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे? कितने संजीदगी के साथ, इससे पहले इसी गर्मी में मैं बात कर लूं, कितने संजीदगी के साथ किन किन जगहों पर पहले जांच हुई थी? कोई बताएगा? कोई आंकड़ा है? कोई बताए हमको, सत्ता में बैठे हुए लोग। चाहे दिल्ली में उसके बाद में सरगर्मी आ जाए, सारे घर घर नापना शुरू कर दे और सारे इंस्टीट्यूट में नापना शुरू कर दे। इससे पहले कहा गया? इससे पहले संजीदगी के साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए तुरंत कार्रवाई हुई है। हमने FIR दर्ज की, हमने लोगों को जेल तक भेज दिया। इतने घंटे में जितना काम हमने किया है, आज तक कौन रिकॉर्ड उठा कर देखिए, आप डिबेट का हिस्सा है। कोई सरकार कर ही नहीं पाई आज तक, किसी चीज का भी आप जिक्र करिए। यही तो मानसिकता चेंज करनी है, यही तो प्रयास है हमारी सरकार का। हमारा भविष्य में पूछ रहा है। आप सही बात बोलिए, आप सही बात बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। देवेंद्र भाई सही बात बोल रहे हैं। सरकारों ने घटना सरकार हम इसलिए चुनते हैं देवेंद्र भाई। अरे प्रदेश जलता था भाई जी, देश जलता था, 400 प्लस दंगे होते थे। आप आज इतनी घटना की ट्रेन जल गई, मतलब 3 बच्चों के जीवन का कोई मतलब नहीं है। नहीं पूछी जा सवाल आपसे, आज ट्रेनों की आजादी की बात करते हो आप गलती मानने को तैयार नहीं है कि ये बच्चे याद नहीं आती आपको। मुझे बताइए आप, आज कौन सी आजादी आपकी सहानुभूति नहीं दिख रही है? कौन नहीं बोलता सरकार के खिलाफ? सरकार लोग नहीं बोलते सरकार के खिलाफ। अरे पक्ष विपक्ष की जो भाषा है ना, ये आप संजीव जी पहले कभी सुनी उत्तर नहीं प्रदेश की होगी। जनता आपकी इस भाषा को समझ रही है, जिसने अपने घर के बच्चों को खोया हुआ, आपके लिए जिस तरह की देश के भाषा प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनीति को जो वर्ड यूज होते हैं, शायद आप सोच नहीं सकते। ये कोई हिस्सा नहीं है। कम से कम देवेंद्र भाई, कम से कम ऐसी भाषा बोलिए कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, कम से कम ये लगे कि आपकी सहानुभूति उनके साथ है। आपको मानने को भी तैयार नहीं है, मानने को भी तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि पहले वो संवेदना प्रकट की थी, उस पर मैं सही बोला था। आपने जो क्वेश्चन उठाए हैं जिस तरीके के, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं, बड़े गंभीर जगह पे हैं, मजबूत जगह पे हैं, जवाबदेह जगह पे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इस अग्निकांड से पहले जांच की गई थी? कितने जगहों पे जांच की गई थी? यदि रूटीन ही यदि है तो कोई आंकड़ा रख दीजिए लोगों के सामने कि भाई साहब हम तो काम कर रहे थे इस मुद्दे पर पहले से, ये एक चूक हो गई हमसे, तब हम मान लेना। आप तो सोए थे, बैठे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि कोई इस तरह की घटना घटे, उसके बाद में हम जुबान खोले और उसके बाद में SIT की जांच हो, बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उल्टा लटका देंगे। लटका दीजिए उल्टा, यही होना था। नहीं, अब से पहले आप बता दीजिए मुझे कौन कौन सी सरकारों में, या जो 6 प्रदेशों में अलग सरकार की, उनकी कितनी घटनाएं ऐसी है कि वो घटना होने से पहले जांच कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ घटना होने वाली है? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? क्या इतने बड़े प्रदेश में, जहां हम जो 25 करोड़ की आबादी में है, कि हमको गली में जाकर भी पता लग जाएगा? जबकि एक बुलडोज अगर किसी रास्ते के किसी अनैतिक उसको बने हुए उसको जगह को हटा दे या रास्ते को क्लियर कर दे, तो पूरे देश की पार्टियां सड़कों पर आ जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे लॉ की बात कर रहे हैं? भारत का लॉ जो है उसे तो चलने नहीं दे रहे, उस लॉ के अनुसार तो काम करने नहीं दे रहे। लोग आत्महत्या कम करते हैं, नेता ज्यादा करते हैं। जिस तरीके की नेताओं की स्थिति हो गई है, वो जनता की बात नहीं कर रहे, वो स्वयं की लड़ाई लड़ रहे, वो अपने आप को बचा रहे। सुन लीजिए देवेंद्र जी, संजीव कौशिक जी अपनी बात पूरी करिए, फिर नवीन जी का मैं रुक करूं। हम सिर्फ सवाल देवेंद्र भाई से यही पूछ रहे थे कि आप बताइए कि जो 56 इंच का सीना जाकर के विदेशों में हम चौड़ा करते थे, आप मुझे बताइए कि जब विदेशी दिल्ली के उस होटल में बैठ करके जल के मरे, क्या मुंह दिखाएंगे बाहर जाकर के? मैं बताऊंगा, इस देश में 400 दंगे होते थे, जिस प्रदेश में आप दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक के बारे में पूछ लेती हूँ नवीन जिंदल जी, मैं लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक के बारे में पूछ लेती हूँ कि ये सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, क्या वो दोनों सरकारें इस बात का जिम्मा उठाने के लिए तैयार हैं कि हाँ, उनके शासनकाल के दौरान अवैध निर्माण जो हुआ उसमें उन्होंने अनदेखी की और उसकी वजह से ये घटनाएं हुई, फिर चाहे वो दिल्ली रहा हो या फिर लखनऊ रहा हो? देखिए, मैं दिल्ली, लखनऊ या फिर जो, तो मैं देश भर की बात कहता हूँ कि विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, ये उसका दायित्व है उठाने का, और सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल कब और क्या पूछना चाहिए तो समझ में आना चाहिए ना। क्या पूरे देश भर में विपक्षी पार्टियां चाहे चुनाव जीती या हारी, उनका प्रतिनिधि तो हर वार्ड में है, वार्ड तक है। क्या उसने अब आज तक किसी सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया कि बिल्डिंगें अवैध बन रही हैं या गलत है, इसको रोका जाए? किसी किया क्या? मतलब भाषण देंगे क्या? आपकी कंसेप्टिव राजनीति अगर आपने करनी है तो क्या राजनीति है? सुनिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं संजीव भाई, मैं ये कहना चाहता हूं आप कंसेप्टिव राजनीति करिए ना, क्यों नहीं करते हो राजनीति? पूरे देश भर के अपने नेतृत्व को कहिए कि जहां पे भी गलत है उसका पर्दाफाश करें और बताएं कि गलत है, नॉर्म्स के बगैर सरकारों पे दबाव डालना सीखो ना। केवल भाषण देते हो चले जाते हो, और भाषण भी तब देते हो जिस बिल्डिंग को
जिसमें आग लगी, जिसमें 15 बच्चे मर गए, उसकी अप्रूवल, जो डिमोलिशन के ऑर्डर थे उसके अप्रूवल भी आप ही के लोग देते हैं, और उसके बाद जब अप्रूवल दे देते हैं उसके बाद उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं, दूसरी सरकार में पड़ना डालते हैं। अब सरकारें, दूसरी देश की दूसरी सरकारें, जब किसी भी देश राज्य की सरकार है, मैं वहां तमाम अपोजिशन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीति को करिए और राजनीति कंसिडर, ताकि जनता आपके साथ जुड़े। आप कहें जनता की बात कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोके, सरकार किस नॉर्म से बनाए, वो नॉर्म्स आप चेक करने शुरू करेंगे, मैं कह रहा हूं समस्या का समाधान होना शुरू हो जाए, सरकारों पे दबाव पड़ेगा, काम भी करें। आपको मीडिया नहीं दिखाता, आप बार बार कहते हो मीडिया पे आरोप लगाते हो, तो सोशल मीडिया तो आपके पास है ना, आपके पास इतना बड़ा सोशल मीडिया का तंत्र, उस पर चलाइए। लेकिन आप करना कुछ नहीं चाहते, और चाहते हैं जो भी गलतियां आपकी उसके लिए भी दूसरी सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, ये गलत है। कम से कम पॉजिटिव राजनीति की तरफ जाइए और कुछ करिए, ये किसी ने का सवाल मत उठाइए। काम क्या होता है? बोलिए। देखिए सच बात यह है, जब सरकार चुनी जाती है तो सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष केवल और केवल आपके चूक को दिखाता है। यदि विपक्ष इतना सक्षम होता और देश की जनता यदि उसको चुनती तो निश्चित तौर पे वो सरकार में होती, फिर आप उससे सवाल पूछते। आप विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे, विपक्ष तो आपसे पूछेगा। जनता ने आपको बैठाया है कुर्सी पर, आपके पास यदि कोई प्लान है तो बताइए, कमियां हैं तो बताइए। हम तो केवल यही देखने के लिए बैठे हैं। इसका प्लान बताता हूँ, आज का प्लान बताता हूँ। वो ये कि दिल्ली में आपको याद होगा कि सीलिंग हो रही, दिल्ली के भाजपा के लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जगह जगह सीलिंग हो रही है, गलत हो रही है, ये बिल्डिंग नॉर्म्स के खिलाफ जा रही है, लोग परेशान हो, और उसके बाद सरकार को दबाव में आया, जनता भी उनके साथ आई और सरकार बदल गई। भैया आप क्या पॉजिटिव जनता की बात नहीं उठाओगे? सड़कों पर इंक्रोचमेंट हो रहा तो आप कहोगे यहाँ गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, पार्किंग की समस्या इसको हटाएगा, सरकार हटाए, आप क्यों नहीं करोगे? पानी गंदा आएगा तो बोलोगे नहीं कि पानी गंदा आएगा, ठीक आना चाहिए। अगर वहां बिजली लोगों को नहीं मिलती तो कहोगे कि बिजली नहीं मिलती है, आनी चाहिए। सड़कें अगर ठीक नहीं है तो कहोगे नहीं कि सड़कें ठीक नहीं होनी चाहिए। आप लोग सरकारें करें, हम कुछ नहीं करेंगे, जब वो गड्ढे में गिरेगा तब हम आकर उसके अंदर उसकी लाश पर राजनीति करेंगे। ऐसी कैसी भाई अदालतें जन नवीन भाई, अदालतें जन दबाव में काम नहीं करती है। अदालतें यदि किसी तरह की कोई, हर सरकार को अपने कार्यकाल में अपने कामों को पूरा करना चाहिए, ताकि फिर 2026 में आकर के कोई ये ना पूछ सके कि 2016 में क्या हुआ था। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।